जो इसमें मुलव्विस होगा वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां अडियाला जेल में गुजारेगा। थोक के हिसाब से घटिया सोशल मुहिम, इल्जामात और थोक के हिसाब से शिकायतें। जब तक हुकूमत पे हर्फ ना पड़े तो हुकूमत हरकत में नहीं आती। बड़ी डेंजरस किस्म की जो है मुहिम में वो चली हैं जजेस के खिलाफ। क्या किसी एक इदारे की इज्जत है या सबकी इज्जत है? क्या जो मीडिया पर्सन के खिलाफ होता है वो सही है? इलेक्शन धांधली ट्रिब्यूनल पर हाथ हौला रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत हुई है इंतहाई अहम मामले के ऊपर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज, कुछ रोज़ से उन पर सोशल मीडिया के ऊपर ख़ासकर जो एक्स है उसके ऊपर मुहिम चलाई जा रही थी जिस पर उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। उससे मुतल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया और बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं ख़ासकर हुकूमत और FIA की कारकर्दगी से मुतल्लिक। ये कहा गया है कि क्या अब हम ये हुकूमत को बताएंगे कि क्या करना है, क्या अब हम ये पेमरा को बताएंगे कि क्या एक्शन लेना है, इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलव्विस होगा वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां अडियाला जेल में गुजारेगा। फिर बेंच में शामिल जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब है कि आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हम ये बुलाकर पूछेंगे कि एग्जैक्टली इस सिलसिले में हुआ क्या। अभी ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं इसके सिलसिले में उनकी क्या राय है और हुकूमती खामोशी की वजह क्या है। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आप कहिएगा, सबसे पहला यही सवाल, हमने देखा है इससे पहले भी कि जजेस के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन क्यों हुकूमत या क्यों हुकूमत के जो मातहत इदारे हैं जिन्होंने लॉ इन्फोर्स करवाना होता है वो कोई एक्शन नहीं अभी तक ले पाए? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब 6 जजेस ने ख़त लिखा था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 6 जजेस का ख़त जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट था और अदलिया के ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट था, तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में एक मुकम्मल फुल कोर्ट इजलास हुआ था और उसमें तय हुआ था कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो इदारा जाती रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ये जो फुल कोर्ट है जिसमें तारिक जहांगीरी साहब के अलावा बाकी सब थे, ये वो इदारा जाती रिस्पॉन्स है। दूसरा, क्या हसीन इत्तफ़ाक़ है कि जस्टिस बंदयाल हों, जस्टिस नकवी हों, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हों, जस्टिस मुनीब हों, जस्टिस शहजाद मलिक हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, जस्टिस बाबर सत्तार हों, जस्टिस अरबाब ताहिर हों, जस्टिस मोहसिन कियानी हों, जस्टिस तारिक जहांगीरी हों, ये तमाम ये जजेस और इन समेत तमाम जजेस यानी उन जजेस के ख़िलाफ़ थोक के हिसाब से घटिया सोशल मुहिम, थोक के हिसाब से इल्ज़ामात और थोक के हिसाब से शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। यानी ये वो उन जजेस के ख़िलाफ़ जिन जजेस से तरीक़े इंसाफ को रिलीफ मिला या जिन जजेस ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया या जिन जजेस ने अदलिया मुदाखलत, अदलिया दबाव के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। ये वैसे बड़ा हसीन इत्तेफाक है। मैडम शेख, अब अगर किसी जज के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, किसी जज ने इख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ किया है, किसी जज का कोई चीज़ भी जाली है, तो फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस पर जाया जा चुका है। बाबर सत्तार साहब, अरबाब ताहिर, तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुके हैं। तहकीकात करें और सज़ा दें अगर साबित कुछ होता है। मगर जिस हिसाब से घटिया मुहिमें चल रही, जिस तरह किरदार कुशी हो रही, जिस तरह जज इनके घर वाले गैर महफूज हो चुके और जिस तरह जजों के फ़ैसले नहीं माने जा रहे, ये अफसोसनाक है और शर्मनाक है। मैडम शेख, अब जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है, जजेस तहरीरी तौर पर भी बता चुके हैं और टीवी पर भी रिपोर्टर्स जो हैं वो बता चुके हैं। अच्छा। कि एक जज साहब को कहा गया, कसूर क्या था कि इलेक्शन धांधली ट्रिब्यूनल पर हाथ हौला रखें, नहीं रखा
और आगे मुहिम चल पड़ी। एक जज साहब के वालिद साहब को उठाया गया, एक जज साहब के बेनोई को उठाया गया, एक जज साहब के बेडरूम और ड्राइंग रूम से कैमरे निकले, एक जज साहब का कसूर था सीता वाइट केस को नाकाबिले समात करार देना, एक जज साहब का कसूर था MPO आर्डर मुअत्तल कर देना, एक जज साहब का कसूर था ऑडियो केस में फ़ैसला देना। तो मतलब जो फ़ैसले असरअंदाज हो रहे हैं और फैसलों की बुनियाद पर या उन जजेस के फ़ैसलों की बुनियाद पर ये सारा कुछ हो रहा है। अब आ जाइए आपकी आखिरी बात कि हुकूमत क्यों नहीं कर रही। क्यों चाहे हुकूमत करेगी जी? हुकूमत को तो चाहिए कि सीता वाइट केस चले, हुकूमत को तो चाहिए कि MPO ऑर्डर के तहत पकड़े जाएं, हुकूमत को तो चाहिए कि सारे फैसले तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ आएँ, हुकूमत को तो चाहिए कि जो कुछ जो फिक्स हो रहा है, जो जिस तरह हो रहा है उस तरह होता रहे। तो बादियो नज़र में मुबैना लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब हद के इज़्ज़त कानून वैसे यहाँ तो नहीं अप्लाई होता इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी मुबैना तौर पर हुकूमत बेनिफिशरी है इस सब का। और पेमरा साहब और बाकी सारे साहबान हमारे मामले में तो हम तो कोई बात करें तो नोटिस आ जाता है, लेकिन जब इस तरह की कोई बात होती है तो कोई नोटिस नहीं आता। तो अच्छा लगा इदारा जाती रिस्पांस। वो जज साहबान जिन पर इल्ज़ामात है उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। और नहीं सर, कानून हो या ना हो, हमसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है एटलीस्ट इस पैनल और इस फोरम के ऊपर कि हम सारे जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। कानून हो या ना हो, हम उस चीज़ को खातिर में रखते हुए कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे, बट दैट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू। लेकिन सलीम साहब जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि हुकूमत इसलिए खामोश है क्योंकि हुकूमत बेनिफिशरी है, क्या ये तासुर लेना सही होगा? अलीना देखें, ये काम जो है ये सालों से हो रहा है और बारी बारी सब इसके शिकार हुए हैं। खुद हुकूमत के भी कुछ लिमिट्स है इस मामले में। आप जानती हैं कि ना ट्विटर पे पाकिस्तान का हुकूमत का कोई कंट्रोल है, ना फेसबुक पे है, ना किसी और उस पे है। तो ख़ुद अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी फेक न्यूज़ चले तो उस तरह से तदारुक नहीं होता जिस तरह के महज़ब मुल्कों में होता है। हमने मसला ये किया है कि हम हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हमने वेस्ट की तरह, एक तरफ हम वेस्ट की तरह की आज़ादियाँ चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ इन चीज़ों का इस्तेमाल जो होता है, मसलन ये मैं अपनी ज़ात की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में 9-10 साल से यही कुछ हो रहा है मेरे साथ। और बारी बारी इसी तरह कभी इसकी जब में एक आता है, कभी जब में दूसरा आता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब तक हुकूमत पे हर्फ ना पड़े तो हुकूमत हरकत में नहीं आती। अगर हुकूमत टारगेट हो तो हुकूमत हरकत में आ जाती है। इस्टेब्लिशमेंट जब तक वो टारगेट ना हो तो इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को प्रमोट करती रही। आपको याद होगा कि जब पेमरा के कवानीन को इम्प्लीमेंट करना चाहा अफसार आलम ने, तो अफसार आलम को किस तरह की काले गई थी और अफसार आलम के साथ फिर क्या सलूक हुआ था। अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो गवाहियाँ दे रहे हैं। इसी तरह जब तक जुडिशरी खुद टारगेट ना हो तो जुडिशरी ने भी माजी में दूसरों के साथ होने वाले इस सलूक का कोई तदारुक नहीं किया और इस तरह का कोई इज्तिमाई रिस्पांस नहीं दिया। अच्छा, अब पाबंदी लगाते हैं तो पाबंदी भी उस पर नहीं है। मसलन अब आप देखें कि पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पहले शुरू हुए और उसके लिए पेमरा वगैरह बाद में बन गया। इसी तरह ये सोशल मीडिया पहले आ गया। इस वक्त आप देखें तो FIA में एक छोटा सा सेक्शन है जो कि साइबर क्राइम को डील करता है। तो मेरे ख्याल में इसमें न सिर्फ ये कि सज़ाएं देनी होंगी अदालतों को, बल्कि उसके साथ साथ कानून साजी भी ऐसी होनी चाहिए और पाबंदियां भी ऐसी लगनी चाहिए कि हर कोई जो जी में आए, जिसका जी में आए, जिसके बारे में जी में आए, वो कहता रहे, लिखता रहे, बोलता रहे। ये सिलसिला ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप कहते हैं छोटा सा सेक्शन है, लेकिन अभी हाल में अथॉरिटी तो बनाई गई है पूरी की पूरी जो साइबर क्राइम से मुताल्लिक करेगी। ऑल्दो उसके सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, एज एन उसके TORs क्या हैं, कैसे काम करेगी, लेकिन क़याम तो हो गया है उसका। नहीं, 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 नहीं,
वो अथॉरिटी तो अभी बन गई, अब उस पे लोग इंडक्ट होंगे, ट्रेन होंगे, फिर उसके बाद जो है वो अपना काम करेगी। पाकिस्तान में अथॉरिटियां बन भी जाती है, मज़रम पाकिस्तान में नेक्टा कब से बना हुआ है, लेकिन नेक्टा के पास क्या इख्तियार है? अपना जो डोमेन है उसके जिस काम के लिए वो बनाया गया था, तो वो इख्तियार कभी उसको दिया ही नहीं गया। मेमर, क्या सलीम साफ़ी साहब जो कह रहे हैं हल वो है, आप उससे इत्तफाक करती हैं? अगर मिसालें बनाई जाएं, FIA इस सिलसिले में मुतहरिक हो तो बेहतरी आ सकती है और कानून साजी? देखिए लीना, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि यहाँ पर जब ये कानून साजी और ये FIA और ये जब इस तरह के इदारे भी मुलव्वस होते हैं तो फिर जो है वो डिसेंटिंग वॉइसेस को टारगेट किया जाता है। और हमने ड्रैकोनियन कवानीन ही देखे, यानी पीका हो या फिर ये जो पंजाब का डेफेमेशन बिल आया था, ये सब कुछ आप देखें तो ये बेसिकली तो लोगों की जुबानबंदी के लिए, ना कि ये किसी डेफेमेशन की चीज़ को जो है उसको उस मसले को हल करे या इस तरह की चीज़ों की जो है वो रोकथाम करे। अब जहां तक जजेस के खिलाफ मुहिम की बात है तो ये तो हमने ये बात साफी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये कोई आज की बात तो है नहीं। जिस सियासी जमात को लगता है कि जजेस जो हैं वो उनके हक में बात नहीं कर रहे या उनके हक में फैसला या मेरिट के ऊपर पे जो फैसले हो रहे हो अगर उनके हक में नहीं जाते तो वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। हमने ये पिछले कई दौर से हम देख रहे हैं ये चीज़ जो है वो हो रही है। अगर तो जो चीज़ें मेरिट के ऊपर बनती है, यानी कि जो क्रिटिसिज्म मेरिट के ऊपर अगर जुडिशरी के ऊपर बनता है, अगर लाइक माइंडेड बेंचेस जिस तरह बन रहे थे या इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरह अभी इवन कुछ फैसलों के ऊपर भी अभी जिस तरह तनकीद होती है जो ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म हो, तो उसको तो वैसे भी खैर जुडिशरी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म मुहिम। लेकिन हाँ, हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी डेंजरस किस्म की जो है मुहिमें वो चली हैं जजेस के खिलाफ, जिसमें जो है वो दीन का भी इस्तेमाल किया गया, इस तरह की चीज़ें भी की गई हैं। फिर उसके अलावा जो है पर्सनल जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करके उनके खिलाफ जिस तरह की मुनज़्ज़म मुहिम हमने देखी है वो भी चली गई हैं, इसलिए कि वो जजेस की शायद कुछ जजमेंट्स जो थी वो पसंद नहीं आई रियासत को भी, और ये हमने चीज़ें देखी हैं। तो ये चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ लीना मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि ये जो जुडिशरी के अंदर हम अभी जो ये ट्रेंड देख रहे हैं ना कि ये मीडिया को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं या जर्नलिस्ट को अगर नोटिस कर देते हैं, अगर कोई खबर आई है या अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मीडिया तो वो कवर करेगा या जर्नलिस्ट तो जो है वो खबर भी देंगे अगर कोई बात होती है इस तरह की, बजाय इसके कि आप उसको यानी कि उसको वेरीफाई करें या बाकी चीजें। आप देखें, आप जो है जर्नलिस्ट या मीडिया के ऊपर जो है उनको नोटिस जारी कर देते हैं या उनके खिलाफ जो है वो बात शुरू हो जाती है। मतलब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम माफी दे दें, लेकिन ये है कि मीडिया के चैनल वो जो है वो सारे जो है इस चीज को उनके ऊपर सवाल उठाए जाते। ये भी जो एक जुडिशरी इजी विक्टिम जिनको लगता है शायद कि जर्नलिस्ट और मीडिया जो है एक इजी टारगेट है, तो उसको भी साथ साथ जो है वो उसको कर रहे हैं टारगेट। ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा सोहेल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जमा खातिर ये भी कि आज जो इस्लामाबाद में बाज़ हैं बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, उनके अहदेदारान ने काफ़ी एहतजाज भी किया और उन्होंने मज़ीद सख्त रद्द अमल की कॉल भी दी है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखें जी, इज्जत जो है ना, पहले तो ये तय करना चाहिए कि क्या किसी एक इदारे की इज्जत है या सबकी इज्जत है। मसलन मीडिया की अगर तौहीन की जाए, अगर सियासतदानों की तौहीन की जाए, अगर किसी और इदारे की तौहीन की जाए तो वो तो एक्सेप्टेबल हो, कोई फैसले ना हो, कोई लेबल चार्जेस ना हो, सोशल मीडिया पे जर्नलिस्टों के खिलाफ क्या क्या नहीं आया और वो सारा कुछ गलत साबित हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो अब कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है कोई भी पाकिस्तान में। अगर कोई मुकद्दस गाय बनना चाहता है, पहले आर्टिकल 109 जो था उसको रिडंडेंट किया गया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें भी किसी जज का एहतसाब अगर होने लगता है तो वो खुद ही स्टे दे देते हैं। तो देखो, गुजारिश ये है कि या तो सबसे पहले ये एक ओवरऑल सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए। अब ठीक है, बिल्कुल गलत है जो जजेस के खिलाफ हो रहा है, लेकिन क्या जो मीडिया पर्सन्स के खिलाफ होता है वो सही है? क्या सियासतदानों के साथ जो होता रहा है वो सही है? क्या जो है बाकी जो अदारे हैं उनके साथ जो होता है वो सही है? मेरा ख्याल है कि अगर एक चीज उनके लिए गलत है तो सबके लिए गलत है। तो फिर अदलिया को आज अपने लिए तो बड़ा तहर्रुक आ रहा है, बड़ा फ़ाल हो रही है। जैसे इफ्तिखार चौधरी को बचा लिया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, बाकी तबकों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। इंसाफ तो सबके लिए है, अदल जो है वो तो सबके लिए है। ये तो नहीं कि मेरे जिस्म
पे एक ज़रब पड़े तो मुझे तो बड़ी तकलीफ हो, लेकिन मेरे साथी पर तकलीफ हो तो मैं उसके बारे में देखूं भी ना, तो ये भी रवैया ठीक नहीं है। असल बात तो ये है कि ये शुरू किससे हुआ? सबसे शुरू हुआ पहले सियासतदानों के खिलाफ। कभी ये इमरान खान के खिलाफ होता है, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ होता है, कभी जरदारी के खिलाफ होता है। आज तक क्या किसी अदालत ने ये जो उन पे इल्जाम लगते रहे हैं और अक्सर गलत होते हैं तीनों पे, तो उसकी कोई सजा दी है? सोशल मीडिया पे इसी तरह मीडिया पर्सन्स के खिलाफ लिस्टें झूठी शाया हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गलत करार दिया। क्या उस पर किसी को सजा हुई? कोई पकड़ा गया? अब सबका पता है कि किसने ये लिस्टें चढ़ाई, किसने इन लिस्टों को आम किया, और वो सारे बंदों के नाम जो हैं वो कोर्ट के अंदर पेश किए गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भी कोई 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई उस लिस्ट को दोबारा जारी कर देता है और बिल्कुल झूठी लिस्ट है। तो भाई बात यह है कि जब आपने ये फैसला करना है कि आज के बाद सोशल मीडिया किसी के बारे में भी झूठ बोले, तो फिर एक ओवरऑल करें आप फैसला, चाहे वो पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, चाहे वो जर्नलिस्ट के खिलाफ हो, चाहे वो जज के खिलाफ हो, चाहे किसी फौजी के खिलाफ झूठा हो, तो सबके खिलाफ एक ही तरह का लॉ बनाएं। ये ना करें कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं तो उसके खिलाफ जो हूं खड़ा हो जाऊं कि भाई मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। तो सबको अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन जो सोशल मीडिया को आपने जो इस हद तक बढ़ाया है कि पहले पॉलिटिशियंस को हमने अबंडन किया, पहले हमने फिर मीडिया, आजाद मीडिया जो था उसको टारगेट किया, उसके पर्सन्स को किया। अब वो अल्टीमेटली जब सजाएं नहीं हुई, जब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जब किसी को जो है सजा नहीं मिली, फिर अल्टीमेटली जो सबसे मुकद्दस गायें होती हैं फिर उनकी तरफ भी जो है वो गन्ने आ जाती हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हमारी मुक्तदरा जो है जो वो सियासतदानों के साथ करती रही है, अब वही उसके साथ हो रहा है। तो ये तो सर्कल है, घूमता रहता है। आज वो जो बड़ा मशहूर है ना वाकया कि आज एक यहूदी को मारा तो मैं चुप रहा कि यहूदी मार रहा है, आज एक क्रिश्चियन को मारा तो मैं चुप रहा कि वो तो क्रिश्चियन मार रहा है, और फिर मैं मुसलमान की भी बारी आ गई। तो बात तो यह है कि अगर दूसरों के साथ ज्यादती पे नहीं बोलेंगे फिर आपके साथ भी एक दिन ज्यादती होगी। लेकिन सर आप आगे इसको टर्न आउट करते हुए किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आज तो इदारा जाती रिस्पॉन्स आ गया और इससे पहले भी ये कहा गया कि ये टॉलरेट नहीं होगा, तो क्या किस हद तक बढ़ सकता है? लेकिन ना आप अगर फर्ज करें इस बात को आसान लफ्जों में कहें तो ये किसको कहा जा रहा है? दो ही टारगेट हो सकते हैं ना, या मुक्तदरा या हुकूमत। भाई वो भी इसी तरह के मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो ये आपस में सेटल कर लेंगे। हम तो देखो इसमें फरीक ही नहीं है ना, हम तो खुद विक्टिम है। आपस में सेटल कर लेंगे, आपको लग रहा है ये? सेटल कर लेंगे या लड़ लेंगे, दोनों तरह या लड़ लेंगे या सेटल कर लेंगे। लेकिन इतनी सादा सी बात है, अगर ये दोनों आपस में लड़ लेंगे तो? भाई हम तो दोनों के विक्टिम रहे हैं, ठीक है ना। बात सही है सर, मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म पे, लेकिन जब ये टकराव हमारे साथ जो ज्यादतियां होती रही ना उस पे अदलिया ने कोई सजाएं दी, और मुक्तदरा हमारे साथ ज्यादतियां करती रही ना अदलिया बोली, और जब अदलिया हमारे खिलाफ फैसले नहीं करती रही हमारे पे इल्जाम लगाने वालों की, तो वो भी उनके शरीके जुर्म रहे। सर शिकायत आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दो हाथी जब लड़ेंगे तो फिर बाकी सब के लिए भी तो रेप्रिकॉशंस होंगे ना इसके लिए, बेशक हम विक्टिम या जो भी। देखें मैडम शेख, लेकिन ये बेहतरीन तरीका जो है, अगर भट्टी साहब मुझे बात कर, देखिए इसका तो तरीका यह है ना कि आईनी हदूद के अंदर आइन ने हर बंदे की हदूद, जज बड़े मोहतरम है, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, और लेकिन हम भी कोई कम मोहतरम नहीं है, सियासतदान भी कोई कम मोहतरम नहीं है, उनको भी लाखों करोड़ों लोग वोट दे के भेजते हैं। हम भी जो है हुकूमतों के खिलाफ तनकीदी आवाज उठाते हैं, जब हमारे खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो हमें भी दुख होता है, हर एक को दुख होता है। तो भाई एक मैं तो कह रहा हूँ कि ओवरऑल एक होनी चाहिए। आप सब मुआशरे के तबकात के लिए ये फैसले करें, सिर्फ ये ना करें कि भाई एक तबका जो है वो तनकीद से बालातर है और उस पे ना सोशल मीडिया तनकीद करे, ना हुकूमत उसमें शरीक हो, ना फौज शरीक हो, ना मीडिया को। ये आपकी बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि ठीक है जी, बड़ी दिलचस्प राय, लेकिन इससे भी दिलचस्प वो बात जो आज वज़ारत दाखिला ने अदालत के सामने जमा करवाई है एक्स के ऊपर पाबंदी के सिलसिले में। इसके ऊपर भी बात करते हैं, और मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है उससे क्या रुझान पनप रहा है, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मुल्क में कुछ हालात ऐसे हैं कि अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो नए बजट में टैक्सेस का इतना बड़ा बोझ आया है, इससे परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें, कहाँ जाएं। जिसको मौका मिल रहा है वो तो खैर बाहर जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रह गए हैं वो बस देख ही रहे हैं कि किस तरह से गुजारा होगा। लेकिन दूसरी जानिब हाल ये हुकूमत का कि तरजीहात किधर हैं, क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट वो जो आवाम के साथ हो रहा है। एक तो जी पंजाब से खबर आई जहां पर सरकारी अफसरान के लिए 76 लाख रुपए के फ़ोन्स मंगवाए गए ताकि वो सरकारी काम कर सकें। फिर ये भी खबर आई कि 2 अरब रुपए रखे गए हैं पंजाब में कि जो लग्जरी घर बनाने हैं कुछ सरकारी अफसरान के लिए, उनकी तामीर हो सके। अखराजात में पार्लियामान के इजाफा किया गया, ये तो हमने आपको बताया था जिस दिन हम बजट डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए, इस्लामाबाद में सेनेट कायमा कमेटी का इजलास हो रहा था जिसमें सेनेटर हैं सलीम मांडवीवाला साहब और साबिक चेयरमैन सेनेट भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं। उनकी तरजीहात सुन लें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी की एंट्री की इजाज़त नहीं है, तो हुकूमत इसके ऊपर भी तवज्जो दे, इससे मुतल्लिक कोई कानून साजी या कार्रवाई करे, और बल्कि जो एक से ज़ायद बीवियों की एंट्रेंस है मुल्क भर में क्लब्स के अंदर, वो उसकी इजाज़त होनी चाहिए। अब इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो इससे सवाल ये उठता है कि लोग बिल्कुल मायूस हैं इस वक्त। क्या लोगों का सियासत के ऊपर से एतबार उठता जा रहा है इन्हीं रवैयों की वजह से? भट्टी साहब क्या राय है आपकी? मैडम शेख, पहली बात तो सलीम मांडवी वाला से मैं इज़हारे हमदर्दी भी करता हूँ और इज़हारे यकजहती भी करता हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं उसी क्लब में आ जाऊँ। तो मांडवी वाला साहब, इस मिशन को जारी रखना है आपने, साडा भी फ़ायदा हो जाएगा। मैडम शेख, मनोसलवा का ज़माना जा चुका, शेर सुनिए। मनोसलवा का ज़माना जा चुका, भूख और आफात की बातें करें, ताजे शाही के कसीदे हो चुके, फाका कश मजबूर की बातें करें। बेहिस अशराफिया है मैडम शेख, जालिम अशराफिया है, बेरहम हुक्मरान है। पिछले साल मैडम शेख 3 खरब 75 अरब तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया। इस साल इन जालिमों ने 4 खरब 75 अरब टैक्स लेना है तनख्वाहदार तबके से, और इन जालिमों ने हुकूमती अखराजात में 24% इजाफा कर दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क मुश्किल में है और इसलिए मुश्किल हालात हैं, मुश्किल में साथ दें। मुझे ये बताएं कि ये हुकूमत मुश्किल में नहीं है, क्या ये आसान हालात से गुजर रही है? हम भी मुश्किल से गुजर रहे हैं। सदर जरदारी की गाड़ियों के बजट में 400 गुना इजाफा हुआ है, 9 करोड़ से 44 करोड़ हो गया बजट गाड़ियों के काफिले का। क्या सदर जरदारी मुश्किल से नहीं गुजर रहे? ऐवान सदर की बाग की देखभाल के लिए 85 मुलाजमीन है, बजट 3 करोड़ से 6 करोड़ हो गया है। क्या ऐवान सदर का बाग हरा रहेगा और साढ़े बाग सूख जाएंगे? यानी इनसे कोई फ़र्क नहीं। रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट जो अखराजात हैं 714 अरब से 839 अरब हो गए हैं, और क्या ये जो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है ये मुश्किल हालात से नहीं गुजर रही? और मैडम शेख, सदर जरदारी साहब दौरा लाहौर पे हैं, पता है 20 गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, 5 बम प्रूफ गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं, 14 सिक्योरिटी ऑफिशियल साथ आएंगे। इन बेरहम और जालिम लोगों को ये नहीं पता कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। ये बाबा बाइडन जा रहा है लाहौर, सदर जरदारी वही नहीं थे जो इधर फिर रहे होते थे इस्लामाबाद में। क्या ये खरबपति सदर जरदारी अपने पास से खराजात देंगे? अगर हमारे से देंगे तो क्यों? इनका ऐवान सदर का बजट बढ़ जाता है, इनके वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ जाता है, इनके अरकान असम्बली की मराद सहूलियात में बढ़ जाती हैं, इनके VIPs के लिए बिजली फ्री है, गैस फ्री है और पेट्रोल फ्री है, और इनके लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदे जा रहे हैं, इनके घरों की तज़ीन व आराइश हो रही है, और हमारा ये मुश्किल हालात से नहीं गुजर रहे मैडम शेख। और ऊपर से इन बेरहम लोगों की देखें हालात। वो शहबाज राना की खबर है कि सिर्फ 31 दिनों में शहबाज हुकूमत ने 1333 अरब रुपए का नया कर्जा लिया, मतलब एक दिन में 56 अरब कर्जा। ये कौन उतारेगा और किस लिए लिया है? ये बेरहम लोग हैं, जालिम लोग हैं, बेहिस लोग हैं, और इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। ये सारे खरबपति हैं और हर रोज इलामा इकबाल के शेर पढ़ते हैं शहबाज शरीफ साहब। अच्छा ठीक है, हमें आमदनी इकट्ठी करनी है, हमें अपने मामला चलाने उसके लिए, लेकिन अखराजात कहीं तो कम। सुहेल वड़ैत साहब, जिस पार्लियामेंट में बैठ के तकारीर होती हैं वो हमारे खर्चे से चलती है, इतना ज़्यादा खर्चा आता है एक दिन की कार्रवाई के ऊपर,
लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर क्या डिस्कस हो रहा है, आवाम से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं। ये जो कमेटीज़ होती हैं ये भी टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चलती हैं, वहाँ पर भी इस तरह की तरजीहात। सर, क्या पार्लियामेंट अपनी अफादियत खोती जा रही है? नहीं, मेरा आप लोगों से नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपने देखना है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया में पार्लियामेंट जो है, पहली तो बात यह है कि हमारी पार्लियामेंट वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए। इसका काम है नई लेजिस्लेशन करना, नए कानून बनाना, मुल्क के लिए नए ज़वाबित बनाना, वो नहीं ये कर रही। लेकिन जहाँ दुनिया में ये काम हो रहा है वहाँ आप देखें कि हर MNA को, या जिसको बरतानिया में मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं, या कांग्रेस का मेंबर होता है या सेनेट का मेंबर होता है, उनको रिसर्चर मिलते हैं, उनको दफ्तर मिलते हैं, उनको सपोर्ट मिलती है, थिंक टैंक उनको सपोर्ट करते हैं, तभी जाके वो बेहतर लेजिस्लेशन कर सकते हैं। और उनको कंफर्टेबल रखा जाता है फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो आपकी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों ने मुंतखब किया होता है, ताकि वो किसी और प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना। तो हमें भी जो दुनिया के साथ चलना है, आप पाकिस्तान में दुनिया से उलट तो नहीं चल सकते। हाँ, मैं कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ पार्लियामान की, लेकिन ये जो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म है ऑन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी को इतनी प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्होंने जाके लोगों के बारे में पॉलिसियां बनानी है, लेजिस्लेशन करनी है, तो उनकी तनख्वाहों पे में इजाफा कोई गलत बात नहीं है। और जहां पाकिस्तान में आप लाखों की, अरबों की करप्शनें कर रहे हैं, डीलें कर रहे हैं, इधर पैसे दे रहे हैं, उधर अगर किसी को आप जायज तनख्वाह देते हैं या उसको जायज मराहत देते हैं, तो ये तो एक जायज तरीका है। आप जो है अरकान पार्लियामेंट जो है, आप ही तो मुंतखब करते हैं, मैं और आप करते हैं, हमारी ही वो जाकर नुमाइंदगी करते हैं, और उनसे तवक्को की जाती है कि जब उनको आप उनकी ट्रेनिंग करेंगे, रिसर्चर देंगे, उनको दफ्तर देंगे, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और यही हमें करना चाहिए। लेकिन सर, सबका प्री रिक्विजिट तो ये नहीं है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, और आपने खुद ही कहा कि वो काम तो कर नहीं रहे अपना उस मुस्तादी से या उस अच्छे तरीके से जिसके लिए सारा कुछ फैसिलिटेट किया जा रहा है। फर्ज करें पुलिस है, पुलिस की अगर मराहत हम बढ़ाते हैं, तो देखें ना, हम मोटरवे को जब हमने बनाया तो हमने उसकी तनख्वाहें ज्यादा की, ठीक है, बाकियों से, तो उसकी कारकर्दगी भी दूसरी पुलिस से बेहतर हो गई। तो जब आप पहले मराहत देते हैं, उसको एक अट्रैक्ट करते हैं, फिर उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है। ये नहीं होता कि पहले कारकर्दगी दिखाओ फिर तनख्वाह बढ़ाएं। ठीक है, ये रिवर्स वाला मामला हमने देखा है कि जहां जहां मोटरवे एक मिसाल है कि उनकी तनख्वाह दूसरों से ज्यादा थी, तो उन्होंने ऑनेस्टी से अपना काम किया। लोग बल्कि क्या कह के जाते थे कि मुझे मोटरवे में भेज दें, मैंने सर बड़ा मुख्तलिफ और दिलचस्प आपने जाविया हमें दिया है मेहमान। सही सर। मैडम शेख, एक दो जुमले मैडम शेख। भट्टी साहब अगर इजाजत दे, मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर आपके पास आऊँ, वक्त थोड़ा हमारे पास कम है, तो फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। मेहमान, ठीक है जी, जी ठीक। मैंने आज भट्टी साहब को ही सब कुछ कहने दे। मेहमान, आज से ये सब बहुत ज्यादा प्रो भट्टी साहब हुए। सर इसकी वजह क्या है? सवाल तो ये होना चाहिए। मोहब्बत भट्टी साहब की सपोर्ट की। भट्टी साहब, आप भट्टी साहब की सपोर्ट करें, इसकी वजह क्या है? भट्टी साहब को देखे मौकफ तो बिल्कुल गलत है, लेकिन तेगे बेनियाम है, तो इसलिए मुझे पसंद है। अच्छा चल, अब तो मैडम शेख, अब तो मेरा बनता है महमल से माजरत के साथ। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इसको दिल बड़ा करके, इसको दिल बड़ा करके आप इसको हंसी में उड़ा दें, महमल के पास चलते हैं। सिर्फ चंद, नहीं मैं उसकी नहीं बात कर रहा, मैं उसकी तो वो तो बड़े हैं, वो जैसी भी मैं इसे आपसे कह रही हूं, दिल बड़ा करके आप हंसी में उड़ा के आगे चलते हैं। ना 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 ना, उनके लिए मैं मुजस्मा दिल बन गया हूँ, वो तो इशू कोई नहीं। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि एक पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नाम पे बाहर की दुनिया को अपनी दुनिया से ना मिलाएं। उन्होंने मुल्क को कहाँ से कहाँ अपने मुल्कों को पहुँचा दिया, मईशत को पहुँचा दिया, लोगों को पहुँचा दिया। वो लोगों के साथ जीते हैं, लोगों के साथ मरते हैं, लोगों के साथ बराबर की कुर्बानी देते हैं। मैं सिर्फ दो मिसालें देना चाहता। 36 वजारतें, 48 डिवीजन, 400 इदारे 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास हैं जो नहीं होने चाहिए। स्टील मिल का 100 अरब का बिल आया है, 8 साल से बंद है। वो गैस कहाँ जा रही थी जो बेची गई, गैस बिल जो है।
और तीसरी बात है कि 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांगी हैं जरदारी साहब ने, एक से भी काम चल सकता था। इशू ये नहीं है इनके खुदा के लिए इन्होंने हमें लूट के खा लिया है। अपने कारोबार देखें, हुकूमती कारोबार देखें, अपनी मिलें देखें, हुकूमती मिलें देखें। बट जब आपका पॉइंट आ गया, आप जल्दी से आगे सबको बात करने देते। मेहमान देखिए लीना, मसला यहाँ पर ये है कि देखें ये पाकिस्तान के अवाम का ना अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो उनका ओवरऑल रियासत के ऊपर से जो है वो एतबार उठ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि हुकूमतें आती हैं, अच्छा आने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े दावे भी करती हैं, इवन गवर्नमेंट में आकर भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप नंबर्स उठा के देख लें कि कितने फीसद पाकिस्तानी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गुर्बत में कितना इजाफा हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, यानी कि कोई रिलीफ नहीं उस तरीके से मिल रहा। ठीक है, हमने अभी इस प्रोग्राम के ऊपर हमने रिसेंटली डिस्कशंस किए हैं बजट के ऊपर भी, और ये कि गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ कैसे दे सकती है। रिलीफ वो दे सकती है कि अगर वो उन लोगों को लाए टैक्स नेट के अंदर जो नहीं है लेकिन जिनकी पावरफुल लॉबीज हैं लीना, यानी वो रिटेलर्स हों, वो एग्रीकल्चर सेक्टर वाले हों, वो प्रॉपर्टी टाइकून्स हो, रियल एस्टेट वाले हों, इन लोगों को नहीं लाया जाता क्योंकि इनकी लॉबीज हैं। आम आवाम की, सैलरीड क्लास की क्योंकि कोई लॉबी नहीं है, और वही बात है कि वो जो एक इजी टारगेट होता है उसको टारगेट कर दिया जाता है। यहाँ पर सियासतदान जो है वो किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं जब वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं। अभी सोहेल साहब ने बात की कि पार्लियामेंटेरियंस का काम है लेजिस्लेशन, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस किस चीज में इंटरेस्टेड है, मैं डीसी बदल लूं, मेरा तहसीलदार लग जाए, ये पुलिस में कौन, हम इधर कमिश्नर कौन है, इधर डीसीओ कौन है, इधर आरपीओ कौन है, फलाना कौन है। मेमल काम नहीं होता ना, माजरत के साथ ये कहना पड़ता है जब तक आपकी अप्रोच ना हो ना यहाँ पे किसी का काम नहीं होता। नहीं अलीना, मैं यही बात कर रही हूँ कि वो इस चीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि ये कि लेजिस्लेशन या जो दूसरी चीज है। अच्छा, एक और मसला भी है अलीना कि हमारे जो है सूबे जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेवेन्यू की तरफ। ये जो है जिस तरह पहले भी इस पे बात हो चुकी है कि विफाक को चाहिए था कि सूबों के साथ मिलकर जो है वो टैक्स कलेक्शन और जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लगाने चाहिए थे उस पर काम करती, कोई काम नहीं करती। ये जब मामलात होंगे ना, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अवाम जो है वो इलेक्शन में डिसएनफ्रेंचाइज हो रही है, तो एक इलेक्शन से भी एतबार जो है ग्रेजुअली एक हाइब्रिड सिस्टम की वजह से वो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ये अगर इसी तरीके से चलता रहा इकोनॉमी के हालात के, जिसके अंदर आम अवाम और गरीब तबके के ऊपर या जो मिडिल क्लास तबका उनके ऊपर ही सब कुछ बोझ डलना है और अशराफिया के ऊपर नहीं डलना, तो फिर ऑब्वियसली सियासतदान या पार्लियामेंट या फिर आप इवेंचुअली जो आपके सलीम साफी साहब, आपकी क्या राय है? देंगे तो वो एतबार उठता है। ठीक है, सलीम साफी साहब आपकी क्या राय है? आप उससे अग्री करते हैं जो महमल कह रही हैं, या फिर सुहेल साहब ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया, आप उसमें वजन समझते हैं? अलीना, आपने जो मुकदमा रखा और भट्टी साहब ने जो आदाद शुमार दिए वो अगर सच हो और दुरुस्त हो तो मैं तो उसके बाद जो है इन लोगों हुक्मरानों के बारे में यही कह सकता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और उसमें मैं एक इजाफा करता हूँ, ये तो उनका फ़िक्र है कि कोई खौफ खुदा भी होता है, कोई ज़रा इस मखलूक पे भी रहम करे, क्योंकि ये नहीं है हुक्मरान रोल मॉडल बनते हैं। अब जिस तरीके से गुर्बत बढ़ी है तो कम से कम ये अपनी अयाशियों से और इन चीज़ों से लोगों के ज़ख्मों पे नमक पाशी तो नहीं करनी चाहिए ना। अगर कम नहीं कर सकते तो इन्होंने अमीरों को कोई नहीं छेड़ा बजट में, और गरीबों पे टैक्सों को मज़ीद बढ़ा दिया, बिजली के बिल रोज़ बढ़ रहे हैं, बाकी सब कुछ, और उसके ऊपर फिर अगर आप अयाशियाँ भी करें तो ये तो आवाम के ज़ख्मों पे नमक पाशी के मुतरादिफ है। सर, एक मुख्तलिफ जाविया पेश किया है सुहेल वड़ायत साहब ने। वो कहते हैं कि ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ब्यूरोक्रेसी को भी और सियासतदानों को भी, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, सुहेल वड़ायत साहब ने जो मैं समझा हूँ वो तो दूसरी बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अगर अमरीकी सेनेटर्स और अमरीकी कांग्रेसमैन को इतना सब कुछ दिया जाता है तो वो लोग वो काम भी करते हैं, उनकी दिलचस्पी भी उन कामों में होती है, वो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नहीं लगे रहते, उनके पार्लियामेंट में ये चीज़ें नहीं होती जो यहाँ पे हैं। और हमारे पार्लियामेंटेरियन में क्या किसी पार्लियामेंटेरियन ने एक दिन उठ के इस चीज़ के लिए दरख्वास्त की है? और आप ज़रा कि हमें इस तरह का स्टाफ दिया जाए जो हमारे साथ रिसर्च करें,
बल्कि आपको मैं बताऊं कि आप ज़रा चेक करें कि पिछले दौर में कौमी असम्बली में कितनी भर्तियां हुई हैं, और फिर वो उसके बाद जो दौर आया 16 महीने का, उसमें कितनी भर्तियां हुई हैं। सेनेट और कौमी असम्बली को आप जाएं तो बिल्कुल एक फौज जफर मौज है। वो इतने हजारों लोग वहाँ पे भर्ती किए गए हैं, लेकिन उसमें से कोई रिसर्चर वगैरह से किसी को दिलचस्पी नहीं होती। सेनेट और कौमी असम्बली से लोग तनख्वाहें लेते हैं और वो उन्होंने अपने साथ जाती उसमें रखे होते हैं। अलीना, इसमें तो छोटी सी चीज मैं ऐड कर लूं। देखिए, ये नहीं कोई जी, ये देखिए जो सियासतदान या ब्यूरोक्रेट या जो अशरा यानी कि रूलिंग एलीट के ऊपर जो तनकीद हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि ये रूलिंग एलीट लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है। यानी कि रिलीफ के लिए, मैंने पहले भी इस पे बात की है कि रिलीफ के लिए जाहिर बात है मुल्क में पैसा होगा तो ही रिलीफ आवाम को वो दे सकेंगे, लेकिन वो पैसा जो कलेक्ट करना है वो अपने टैक्सेस के थ्रू करना है, और आप उन सेक्टर्स को टैक्स नहीं कर रहे जो कि रूलिंग एलीट का हिस्सा है। यानी कि आप उनको टैक्स करें जो ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं, या आप जो बिजली के बिल वो जो ऑलरेडी दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर आपने मजीद बोझ डाल दिया है। आप जो आपने रेवेन्यू कलेक्शन जिस तरीके से करनी है आपने बढ़ाने कैसे हैं, आप रिटेलर्स या एग्रीकल्चर सेक्टर या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी टाइप, मसला क्या है? अच्छा, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। एक तो वो किटी है जो हमने आमदन इकट्ठी करनी है उस चीज के लिए जो हमने देना है IMF को या कर्जों के लिए देना है। दूसरी ये भी चीज है ना कि जो यहाँ पर खर्च कर रही है हुकूमत, अपने खर्चों के ऊपर भी तो पाबंदी लगानी है, ताकि जिनसे लिया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, जिन भी हालात के अंदर, वो देखें और वो कहें कि ये खुद क्या कर रहे हैं। सोहेल बड़ाइच साहब, आप अगर कुछ कहना चाहें कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, क्योंकि आपका सबसे मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, तो मैं थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहती हूँ इफ़ यू वांट टू। हमारे यहाँ हम चूँकि हर तरह की तनकीद जो है बड़ा आसान है ना हुकूमत पर और उन तबकात पर के जो हम में से हैं उन पर तनकीद करना, लेकिन जमहूरी अदारों को मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी आपने मुल्क के अंदर अदारे बनाए हैं जो जमहूरियत को मजबूत करते हैं, निज़ाम को चलाते हैं, उनको कंफर्टेबल रखना चाहिए, उनको जो है ऐसी एनवायरनमेंट देनी चाहिए कि उनकी वर्किंग जो है बेहतर हो, और जो है इसी तरह दूसरी तरफ के ऊपर बड़े सवाल आते हैं कि कर रहे हैं कि नहीं वर्किंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनसे तवक्को ये है कि ये तो हमारी तरफ से है ना, उनसे तवक्को ये है कि जो उनका असल काम है वो है, फर्ज करें आज रेलवे के जो लाज हैं वो 1800 नहीं किसके हैं, ठीक है जी, पुलिस की जो सारा सिस्टम है वो भी 1848 का है या 1860 का है। भाई इतने लाज हैं, अगर ये पार्लियामेंट 24 घंटे भी काम करते हैं तो वो लेजिस्लेशन खत्म नहीं हो सकती। तो इनका काम तो है लेजिस्लेशन, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। यही तो मसला है सारा का सारा। सर, हम तो कंफर्टेबल भी रख रहे हैं ये अभी पाकिस्तान के लाज को, जी बजट के ऊपर बजट हो भी गया, लेकिन क्या जो तवक्कुआत अवाम की हैं वो पूरी की है। हमारा जो पैनल की अक्सरियत है, आपकी अपनी जगह बिल्कुल बात सही, लेकिन यही तो सारी कंटेंशन है कि कंफर्टेबल तो रखा जा रहा है जो ब्यूरोक्रेसी भी है, जो सियासतदान भी हैं उनको, ताकि वो अपना काम करें, लेकिन उनसे जो तवक्कुआत है उसके ऊपर हमारे पैनल की अक्सरियत को भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन सोहेल बड़ाइच साहब की राय का एहतराम, उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ राय, अपनी राय का इज़हार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।